नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विनोद की विवेचना। दोस्तों, आज वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा के साथ हम एक नहीं दो विषयों पर बात करने जा रहे हैं। पहला विषय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के वे बयान हैं, जिनमें उन्होंने अयोध्या के फैसले पर कुछ बहुत ही विवादास्पद बातें कही हैं। ये बयान उनके द्वारा लिखे गए फैसले से ही मेल नहीं खाती। इसमें उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। एक तरह से उन्होंने संघ परिवार की लाइन पर बातें कही हैं। उनका एक और विवादास्पद बयान धर्मस्थल कानून 1992 से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इसकी नई व्याख्या करके पुराने विवादों को खड़ा करने का रास्ता साफ कर दिया था। उधर लद्दाख में हुई हिंसा के बाद मोदी सरकार पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर टूट पड़ी है। वो उन्हें हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रही है और उनकी संस्थाओं को विदेशी धन लेने की छूट से वंचित कर रही है। आज हम इन दोनों ही मुद्दों पर बात करेंगे। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। विनोद जी, चंद्रचूड़ इस समय ढेर सारे बयान दे रहे हैं। उनकी किताब आई है और ये मौका है कि वो मीडिया से इंटरेक्ट करें, लेकिन बहुत सारी विवादास्पद बातें कह दी हैं और अपने फैसले से जुड़ी ही बातें कर दी हैं। वो जब मुख्य न्यायाधीश थे तब भी विवादों से घिरे थे, हटे तब विवादों में थे और अब फिर से नए विवाद। क्या कहेंगे? विवाद जीवी है वो, कंट्रोवर्सी के बिना जिंदा नहीं रह सकते लगता है। आज तक मैंने किसी भी जज साहब को अपनी ही जजमेंट का पोस्टमार्टम करते हुए पब्लिकली नहीं देखा। एज अ प्रिंसिपल कोई भी जज अपनी जजमेंट पे डिस्कशन नहीं करता है। वो फाइनल वर्ड जजमेंट में लिख दिया होता है, उसके बाद कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब, देखिए, ये जजमेंट एक जजों के एक ग्रुप ने दी थी और डिवीजन बेंच थी, शायद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, और उसमें ये एक अकेले ये भी थे जिनका नाम उस जजमेंट से जुड़ा था। लेकिन फर्क ये था डॉक्टर साहब कि जजमेंट इन्होंने लिखी, लेकिन जैसा कि ट्रेडिशन है सुप्रीम कोर्ट की कि जजमेंट ऑथर्ड बाय हुम वो लिखा जाता है जजमेंट के नीचे, इस केस में नहीं लिखा गया। जिस जजमेंट की इन्होंने ऑथरशिप नहीं क्लेम की, उस जजमेंट में तकरीर कर रहे हैं, उसकी विवेचना कर रहे हैं, जैसे हम उनकी जजमेंट की विवेचना कर रहे हैं, उनकी बातचीत की विवेचना कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि चंद्रचूड़ साहब को क्या हो गया है। क्या वो लाइमलाइट के बिना जिंदा नहीं रह सकते? अरे कुछ और जजेस से सीख लो, जज चलमेश्वर से सीख लो, रोहिंटन नरिमा से सीख लो। वो चले गए। गुड जजेस वॉक इनटू द सनसेट, दे डोंट फॉरएवर सीक लाइमलाइट, स्पॉटलाइट। ये अजीब व्यक्ति है और इसने, मैं समझता हूं, हमारे जो कानून व्यवस्था है, हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उनके स्पिरिट के खिलाफ ये आदमी काम कर रहा है। और इसको अपने आप से अपार प्यार है और वो सोचता है कि जो लेगेसी इसने बिगाड़ी प्रधानमंत्री के साथ कीर्तन करके, वो लेगेसी अपने बयानों से सुधार लेगा। वो होगा नहीं। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा बात बिगड़ेगी। बाबरी मस्जिद के बारे में फैसले में लिखा है कि वो उसके कोई प्रमाण नहीं है कि वो मंदिर तोड़कर बनाएगी, और ये महोदय कह रहे हैं कि उसके तो आर्कियोलॉजिकल प्रमाण। इनसे पूछो अब कोई। सवाल यह है कि मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़, would you ask the Supreme Court to revisit your judgment? आप विरासत में क्या देके जा रहे हो? लॉ स्टूडेंट्स को क्या समझा रहे हो आप कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, बहुत सी चीजें जो जजमेंट में अनुचित थी, कानून के खिलाफ थी, कानून के अनुसार सही नहीं बैठती थी, उनको भी किस तर्क पे जस्टिफाई किया गया? इसी तर्क पे कि दिस इशू नीडेड क्लोजर। और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने दरियादिली दिखाई, उसमें दूसरी कम्युनिटी ने भी दरियादिली दिखाई, और दोनों कम्युनिटीज ने मिलकर
ये भारत के इतिहास के पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के एक सैड नाखुशगवार चैप्टर का क्लोजर इस जजमेंट के थ्रू था। लेकिन उन्होंने फिर से बस्ता खोल दिया है और ये चाहते हैं कि इस जजमेंट पे तकरीर होती रहे, इस पे विवाद बने रहे, और जो अयोध्या का मसला था जिसपे कि हम समझते थे कि अंतिम वाक्य कह दिया गया है, उस अध्याय को दोबारा खोलने की चेष्टा है ये। मैं समझता हूं कि ये एक अकेले चीफ जस्टिस है वो जिनकी आदत है कि जो पूरी जजमेंट है उसको दोबारा खोल देते हैं और वैसे जजमेंट या अधूरी देते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द जजमेंट, इन्होंने जितनी जजमेंट दी जिसपे इनका नाम जुड़ा रहा है वो अधूरी जजमेंट्स हैं। और मैंने एक लॉयर्स के फंक्शन में, हालांकि मैंने कहा था और बहुत से जज साहब वहां पर एग्री किए, रिटायर्ड जज साहब बैठे थे, मैंने कहा भाई डिकन्सियन आयरनी है सुप्रीम कोर्ट के कार्यकलाप में। तो पूछने लगे क्या क्या डिकन्सियन आयरनी है। मैंने कहा डिकन्सियन आयरनी ये है कि जैसे चार्ल्स डिकन्स का कैरेक्टर था ऑलिवर ट्विस्ट, who asked for more, he asked for another spoon of porridge, वैसे ही इनके कार्यकाल में इनके जजमेंट्स के चलते people were left asking for more। इन्होंने अधूरी जजमेंट दी सारी। महाराष्ट्र की जजमेंट देख लो आप, अधूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट देख लो, अधूरी है। ये जजमेंट जो पूरी थी, हो सकता है कि ईमानदारी वाली जजमेंट ना हो, लेकिन कुछ चीजें बुलानी पड़ती हैं याचिकाकर्ता को समाज के हित में, देश के हित में। और ये जजमेंट जो थी वो एक सैड चैप्टर को क्लोजर बख्शती थी। इन्होंने फिर से खोल दिया उसको, और इतना लंबा वहां पर उन्होंने बैठ के तकरार कर रहे हैं श्रीनिवासन जैन के साथ बैठ के वहां पर। और कोई जज होता, he would have refused to discuss it, क्योंकि उनके अकेले की नहीं है जजमेंट। हालांकि लिखी इन्होंने, पर इन्होंने ऑथरशिप नहीं ली। और फिर आज के दिन रेट्रोस्पेक्टिवली बात ऐसे कर रहे हैं जैसे सब कुछ इन्होंने लिखा है। लिखा सही है इन्होंने ही है। तो इसलिए जो और जज साहिबान हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें और इनको चुप करवाना चाहिए। He should be asked to keep quiet and not utter another word on this judgment by way of dissection। एक दूसरा और विवादास्पद बयान उन्होंने ये दिया है कि जो धर्मस्थल कानून था कि भाई 1947 15 अगस्त के पहले वाले जो विवाद हैं उनको दोबारा नहीं खोलेंगे, केवल अयोध्या मामला उसमें एक अपवाद रहेगा। अब उन्होंने ज्ञानवापी वाला मसला दे दिया था, उसकी एक नई व्याख्या करके अब एक पूरा आपने हथियार दे दिया ऐसे लोगों के हाथों में जो मंदिर मस्जिद करते रहेंगे जीवन भर। अरे उन्होंने उसी वक्त कह दिया था जब पीठासीन थे ये कि हाँ ठीक है, लेकिन देयर इज नो हार्म डिस्कसिंग इट। अरे इनको पता ही नहीं है क्या, या किसी एजेंडा के साथ आए थे क्या? जब ये जज बने थे, जब इनको जज बनाया गया तो क्या किसी एजेंडा के साथ बनाया गया था इनको कि केसेस का क्लोजर ना हो, घाव पे मरहम ना लगे, घाव रिश्ते रहे? ये पुराने जख्म खोल रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कानून की नजर में एक ऐसा उल्लंघन है कानून की बेसिक प्रिंसिपल्स का कि इसके लिए कोई माफ नहीं किया जा सकता। कम से कम एक दानिशमंद जज, आरोपित दानिशमंद जज, मैं ये कहना चाहता हूं, एन एलिजेड इंटेलेक्चुअल जज, एन एलिजेडली एरुडाइट जज, इस पे बात ही क्यों कर रहा है भाई? क्यों, किसने आपको ये लोकस दे दिया कि एक जजमेंट जिसकी कंबाइंड ऑथरशिप है, हालांकि किसी का नाम नहीं आया, लेकिन नॉर्मली होता है कि जजमेंट ऑथर्ड बाय सो एंड सो, इन्होंने वो नाम नहीं लिया, लेकिन
आप उस पर तबसरा कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, एक पत्रकार से बहस कर रहे हैं। अरे भैया, आपने बहस करनी है तो किसी जूरिस्ट के साथ करो। आप क्योंकि आपको किसी टेलीविजन प्रोग्राम पे बैठना था, आप जनता की नजर में चढ़े रहना चाहते हैं। पता नहीं क्या है, क्या कोई इनके पीछे कोई इनका एजेंडा है कि ये जनता की मानस से ना निकले इनका नाम, और सरकार के मानस से इनका नाम ना निकले। इनका एजेंडा क्या है, हम पूछना चाहते हैं। एंड आई एम नॉट इम्प्यूटिंग मोटिव्स, बट आई एम really very suspicious as to what will be the implication of what he is doing. इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बचकाना हरकत कर रहे हैं। क्या लाइमलाइट में बना रहने के अलावा और भी कोई महत्वाकांक्षा है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं, या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट अभी बाकी है उनका? हो सकता, क्यों नहीं भाई, एक अच्छा कानून मंत्री तो है नहीं। हमारे जो तत्कालीन कानून मंत्री हैं वो तो कोई बहुत प्रभावशाली कानून मंत्री नहीं है, और बहुत से लोगों को तो शायद उनका नाम भी नहीं पता होगा। लेकिन जो भी है, एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अगर किसी सरकार में कानून मंत्री हो जाए, विधि मंत्री हो जाए, तो एक 4 चांद लगते हैं उसकी इंडक्शन से। लेकिन अगर इनको बना दिया गया तो चार चांद नहीं लगे, फिर पूर्णमासी लगेगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.